शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम सासों की सरगम गाए सुस्वागतम सासों की सरगम गाए सुस्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम सासों की सरगम गाए सुस्वागतम मलमोतियन की माला गूंथे हृदय कमल के फूल खिलाए मलमोतियन की माला गूंथे हृदय कमल के फूल खिलाए प्रेम रंग रंगोली सजाए प्रेम रंग रंगोली सजाए खूब चंद्रमा प्रमोपितम 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 सासों की सरगम गाए सुस्वागतम सासों की सरगम गाए सुस्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम सासों की सरगम गाए सुस्वागतम आमंत्रित जो आप पधारे धन्यवाद आज हमारे आमंत्रित जो आप पधारे धन्यवाद आज हमारे फूलों से हम राह सजाए फूलों से हम राह सजाए शुभ धराए सुमंगलम 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 सासों की सरगम गाए सुस्वागतम सासों की सरगम गाए सुस्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम सासों की सरगम गाए सुस्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम धन्यवाद। अघोर कामनी देवी के नाम से एक स्कूल चल रहा है, अघोर प्रसाद शिशु सदन। अघोर प्रसाद शिशु सदन स्थित इस स्कूल में अघोर कामनी देवी के ही सहयोग से यह स्कूल शुरू हुआ था, जो पटना के खजांची रोड स्थित है। इस स्कूल के प्रांगण में चर्चित बंगला के कवि और लेखक विद्युत पाल की नई पुस्तक अघोर कामनी देवी का लोकार्पण समारोह किया गया। यह लोकार्पण समारोह में सैकड़ों लोग मौजूद थे, शिक्षक, अन्य छात्र और तमाम बुद्धिजीवी। अघोर कामनी देवी के ऊपर एक विस्तृत परिचर्चा यहाँ हुई है और उन तमाम चीज़ों में क्या निकल के सामने आया है ये आप आगे की वीडियो में देखेंगे। लेकिन आपने जो शुरुआती हिस्से में ही जो संगीत सुना था वो इसी स्कूल की छात्राओं ने बनाया था, गाया था। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। कामनी देवी का स्तर अगर हम बात करें तो सावित्री बाई फुले के समान ही बिहार में इस शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का उनका योगदान के रूप में गिना जाता है। बहरहाल जो कुछ भी बातचीत हुई है यहाँ पर आप सुने। हमारे वक्ताओं को आवाज़ में थोड़ी कमी हो सकती है या कई समस्याएं हो सकती सुनने में, क्योंकि आवाज़ के लिए जो है एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाया जा सका था। बहरहाल आप देखिए और पूरे कार्यक्रम को आप सोचिए सुन करके किस तरह से अघोर कामनी देवी ने उस वक्त शिक्षा का अलख जगाया था, जबकि शिक्षा बहुत ही दुर्लभ चीज़ हुआ करता था। ताली बजा दीजिए। अघोर कामनी देवी एक ऐसी महिला है जो आज नहीं है, लेकिन वो हम लोगों के बीच में अपनी कृति से, अपने कार्यों से, यानी
जगह छोड़ गई हैं, एक अदरणीय जगह छोड़ गई है और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया। कल्पना देवी बचपन से संघर्ष से संघर्ष की आग से टक्कर में और उन्होंने काफी अध्ययन किया बात देखो। पहले तो मुझको लगता है कि स्त्री और पुरुष के बीच के संबंधों पारिवारिक के बीच रह गई। का जो बड़ा काम वो ये समूह के पढ़ाई भी अलग जगह नहीं अलग जगह। मैं समझती हूँ कि आधुनिक का जैसा तंत्र सिपाही मुश्किल से ही मिलना और वो भी चलती थी। यहाँ तक था कि पति नहीं आता नहीं जा सकती तो नहीं पढ़ सकेगी तो आपको पढ़ा के वो भी गलती जाते जाओ क्लास में और पढ़ा के पढ़ के कौन सी बल्कि आप पाते हैं कि द्वारा बहुत ही महत्व काम समाज के अंदर दिए गए। ब्रह्म समाज से वो थी लेकिन ब्रह्म समाज के अलावा भी अन्य समाज उन सबके बारे में भी उन्होंने लोगों से रखा और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि हमें लड़कियों के लिए विशेष कार्य करें। तो उनका जो पहला काम क्षेत्र में जिस क्षेत्र में था वो महिला है। महिलाओं को बहुत ही शिद्दत से उन्होंने आगे पीछे उनके प्रेरणा दी और यह भी बताया कि किस तरह से आप आगे बढ़कर काम करें, किस तरह से आप लोगों को समाज के बीच अपना रास्ता बनाए। महिलाओं के लिए बहुत ही डिफिकल्ट था, बहुत ही कठिन था। उस सब जो आगे बढ़ती अकेले आगे बढ़ती कोई सहारा उनके साथ नहीं था। तो अघोर कामनी देवी ये तो पहला योगदान जो मानेंगे कि वो प्रेरणा थी, महिलाओं के लिए प्रेरणा थी। और नारी शक्ति की जब हम बात करते हैं नारी की एक बड़े सिपाही के है क्योंकि वो सेंचुरी की 19वीं सदी और 19वीं सदी में सामाजिक सुधारों का दौर शुरू हो चुका है। उस समय तक महिलाएं जो थी वो अपनी बात भी लोगों के सामने कहने लगी। आप तीन नाम अगर आप याद रखें उसमें एक नाम जो है वो सावित्री बाई फुले है जिन्होंने अपनी पढ़ाई से शिक्षा की जो जोर जगाई और साथ ही ये कहा कि पढ़ाई के बिना महिलाओं को भविष्य और इसीलिए आप सब जानते हैं पहली महिला शिक्षिका थी जहाँ पे वो स्कूल पढ़ाया उनकी इतनी सामाजिक तौर पर निंदा हो गई थी लेकिन वो घबराई नहीं और बढ़ाकर आगे बढ़ती गई पढ़ाती गई और इस तरह से उसको द्वारा चलाया गया पहला शिक्षिका के रूप में एक स्कूल आपके सामने सब नाम के आपके सामने याद आ रहा है वो है पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई ने जिस तरह से अपनी विद्वता हासिल की वह समाज के अंदर विद्वत जनों के बीच में जाकर उन्होंने जो अंग्रेजी में भाषण देने शुरू किया तो उनका जो पहला सेंटेंस था वही मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि आप लोग मैं फुसफुसा के बोल रही हूँ आप इसको इस तरह से समझिए कि आप क्योंकि आपने आज तक औरत की आवाज ही नहीं सुनी तो औरत की आवाज नहीं सुनी और उसकी बात में फुसफुसाहट आने तो निश्चित तौर पर आप उस पर ध्यान देंगे। और उन्होंने चैलेंज किया सारे जो पंडित उस समय बैठे हुए जो विद्वत लोग थे कि आप उसको समझिए और इसका अनुकरण करें। तरह के विद्वान पढ़ दे हमारे मार्ग में और बहुत सारे नाम हैं नाम की सिर्फ
ये जरूरत है देखने की के द्वारा जो कार्य है वो किस हद तक समाज तक पहुँचे और उसको क्या असर। तो इस तरह मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, खास करके अघोर कामनी देवी उनका तो योगदान आज दिखाई दे रहा है। जब हम लोग जाने से तो इसके लिए बहुत ही बड़ा धन्यवाद दूंगी कि ऐसी शख्सियत को अनावरण उन्होंने हम लोगों से बनाया जो इसके बारे में लोगों को पता नहीं और वो एक तरह से रहस्यमय ही या एक तरह से लोगों के बीच में छिपी हुई थी। तो उस छिपी हुई प्रतिभा को उसके प्रभाव को सामने लाकर जिस तरह से आज विद्युत पाल ने जो किताब हम लोग के सामने रखी वो उसके लिए भी बधाई के पात्र है। और मैं समझती हूँ कि बाकी सारे लोग और इतना कहने के बाद अब आगे आपके जिनके लोग आगे लोग बताएं कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस पूरे समाज की तरफ से विद्युत पाल जी का, जिनके बारे में परिचय दिया है जयप्रकाश जी ने, कि उन्होंने महिला और उसमें भी वह महिला जिसने शिक्षा पर काम किया और जिसको लोग अक्सर नहीं जानते हैं, उनके जीवन वृत्त को प्रकाश में लाने का, प्रकाश उनके पति का नाम नहीं था, ये उनके जीवन वृत्त को प्रकाश में लाने का यह सराहनीय कार्य किया है। अद्भुत है क्या। और इसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूं और पूरे समाज की तरफ से मैं आभार भी व्यक्त करता हूं इस कार्य के। यह अघोर कामिनी देवी, जैसा कि इन्होंने कहा कि डॉक्टर विधान चंद्र राय की मां थी, वो साधारण नहीं थी वो। हालांकि उनकी मृत्यु के लगभग 50-55 वर्षों के बाद वे मुख्यमंत्री बने थे, यह दूसरी बात थी। लेकिन विधान चंद्र राय के बारे में हम लोग जो कहानियां सुनते रहे हैं बचपन में, अब वे कहानियां नहीं चलती हैं, अब दूसरी कहानियां समाज में चलती हैं, व्हाट्सएप वगैरह पर चलती हैं। अब महापुरुषों की वे कहानियां नहीं चलती कि किंवदंती पुरुष के रूप में हम लोगों के माता पिता, बड़े बुजुर्ग उनके बारे में सुनाया करते थे। उनकी प्रतिमा यहाँ पर एक बात, विशेष बात की तरफ मैं इंगित करना चाहता हूं कि अचानक नहीं हो जाता है किसी अघोर कामिनी देवी का प्राकट्य, किसी अघोर कामिनी देवी का हो जाना अचानक नहीं हो जाता है। एक समय होता है, एक दबाव होता है, एक परिस्थिति होती है। वह परिस्थिति राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक चारों तरफ की होती है। आप याद करें कि हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र को नवयुग का प्रणेता कहा जाता है। हिंदी की व्याख्याता यहां पर बैठी हुई है, मुझे लगता है कि इस बात से असहमत नहीं होगी। और भारतेंदु का जन्म 1850 में होता है, यही था उनका जन्मदिन, वो बहुत नोन है वो, 1850 में होता है। और भारत का पहला जो स्वतंत्रता संग्राम है 1857 में होता है। और वही 1850 में जन्मे हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र साहित्य में नवयुग के प्रवर्तक होते हैं कि आबहु रोबहु सब मिलके आप भारत भाई, भारत दुर्दशा न देखी जाए। कि वह जो दबाव कि बच्चे का जो जन्म होता है, तारीख उस दिन से हम गिनना शुरू करते हैं, जन्म कुंडली उस दिन की बनाते हैं, लेकिन बच्चे के निर्माण की प्रक्रिया
बहुत पहले से शुरू हो जाती है, और इसके बाद भी परिस्थितियों वैसी बनी रहे। ऐसा नहीं है कि 1857 की जो क्रांति थी, 1857 का जो विद्रोह था, वो अचानक कहीं से फूट गया था। उसके लिए पहले से भी परिस्थितियां थी, और उसके बाद भी उसका प्रभाव पड़ रहा। 47 तक रहा, 90 वर्षों तक, उसके बाद भी रहा। अब वो 1850 में भारत में तो हरिश्चंद्र जेल में थे, और सिपाही विद्रोह जो कहा जाता है, जिसको बहुत लोग उसको छोटा करने की दृष्टि से इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वह जो पहली क्रांति थी, उसके ठीक 1 साल पहले अघोर कामिनी देवी का जन्म होता है। 56 में जन्म होता है, अगले साल क्रांति हो जाती है। तो आप समझे कि उस परिस्थिति, उस क्रांति की परिस्थिति में अघोर कामिनी देवी का विकास होता है। तो अघोर कामिनी देवी को बनाने में राजनीतिक सामाजिक जो जागरण था, कि जो परिस्थितियां थी, कि 1857 की क्रांति को मैं यह कहता हूं कि भारतीय सोए हुए समाज पर एक गहरा तमाचा था, जिसने उसने झकझोर करके जगा दिया था पूरे समाज को। अघोर कामिनी देवी का विकास इन परिस्थितियों में होता है। दूसरा, इस किताब के पन्नों को जब आप उलटेंगे तो आप देखेंगे कि अघोर कामिनी देवी को पूरे समाज में ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज का उल्लेख मिलता है आपको। 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना हुई थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय और क्या नाम था उनका, रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी के द्वारा। यही 2 लोग मुख्य थे। देवेंद्रनाथ। हाँ, देवेंद्र नहीं, क्या नाम था उनका, द्वारकादास जी के द्वारा, कि यही 2 लोग मुख्य थे उस समय शुरुआत में। ब्रह्म समाज ने क्या किया था? सबसे बड़ा योगदान ब्रह्म समाज का क्या था इस देश में, इस समाज के लिए? सती प्रथा को समाप्त, ये कारण। अर्थात ब्रह्म समाज के जो उद्देश्य की स्थापना के जो उद्देश्य आध्यात्मिक थे, रहे होंगे, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। उसके जो सामाजिक उद्देश्य थे, जो सामाजिक कार्य थे, उन कार्यों में स्त्रियों का उत्थान एक प्रमुख कार्य था। और यह लगातार आप देखते हैं। अघोर कामिनी देवी उसी ब्रह्म समाज की साधिका थी। पहले उनके पति हो गए थे, बाद में एक खुद हुई। और जिस तरह इस किताब के पन्नों से गुजरते हुए प्रतीत होता है कि साधना की दृष्टि से वे अपने पति से आगे निकल गई थी, और साधना के जैसे जैसे सोपानों पर वे चढ़ती गई, वैसे वैसे सांसारिकता के साथ के प्रति किस प्रकार विरक्ति होती गई, और किस तरह सामाजिकता के साथ जुड़ाव होता गया। इस बात का उल्लेख, इस बात का मार्मिक, इस बात का बहुत ही संवेदनशील तरीके से उल्लेख इस पुस्तक, जिस पुस्तक को आधार, मुख्य रूप से आधार बना करके इस पुस्तिका की रचना हुई है, वो अघोर प्रकाश है, जो उनके पति ने लिखा। जिस किताब को उनके पति ने लिखा था, प्रकाश चंद्र जी ने लिखा था, उस किताब को आधार, मुख्य रूप से आधार बनाकर, कुछ अन्य आधार भी हैं, कि आधार बना करके इस पुस्तिका की रचना हुई। और मुख्य रूप से आप देखेंगे कि अघोर प्रकाश पुस्तिका अपने समय में शायद इतनी जिस तरह का उल्लेख इस पुस्तिका में मिलता है, कि अपने समय में शायद इतनी
प्रसिद्ध हो गई थी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने उस पुस्तिका को मंगवाया था पढ़ने के लिए, और वे इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने टिप्पणी की थी। आप इससे समझ सकते हैं कि कितनी संवेदनशीलता उस पुस्तक में होगी कि इस पुस्तक के बारे में जितना सोच रहा हूं उतना ही इस दंपति की साधना के भीतर से विकसित होती हुई शक्ति की असामान्यता भूल नहीं पा रहा। यह रविंद्रनाथ टैगोर के शब्द है। आप पूरी किताब में आप देखेंगे कि पति पत्नी के बीच एक जुड़ाव और एक खिंचाव दोनों लगातार अंत तक विद्यमान रहता है। अंत तक एक जुड़ाव भी, एक खिंचाव, एक जुड़ाव और दुड़ाव दोनों लगातार अंत तक विद्यमान रहता है। शुरुआत में ही पहले दिन ही आप देखेंगे कितना मनोवैज्ञानिक और कितना गरिमापूर्ण वर्णन है कि अघोर कामिनी देवी का विवाह उनकी बगल के ही एक परिवार, गांव में बगल के ही एक परिवार के प्रकाश चंद्र से होता है, जिस प्रकाश चंद्र का आंगन ही अपने घर की छत से देख सकती थी। और इसी तरह एक उत्सुकता कि विवाह उसके साथ हो रही है कि इन्होंने नहीं देखा था, हालांकि प्रकाश चंद्र ने उनको इसके पहले देखा हुआ था एक बार राह चलते थे, लेकिन इन्होंने उनको नहीं देखा था। तो उत्सुकता थी, एक स्वाभाविक युग 10 वर्ष की युवक, एक स्वाभाविक कन्या की जो उत्सुकता होती है कि हमारा विवाह किसके साथ होता है, अपने दुल्हे को जरा देख लेते। और इस क्रम में वे उचक करके जब देख रही थी छत पर से तो गिर गई, नीचे गिर गई। किसी तरह वे बची, झाड़ झंखाड़ वगैरह था उसी पर गिरी, किसी तरह वे बच गई। एक बात इस बात को याद रखिए कि किस तरह उनका लगाव, किस तरह उत्सुकता, किस तरह जिज्ञासा उनके भीतर यह है अपने पति के प्रति। दूसरा, ठीक उसी जगह जब विवाह हो जाता है तो 2-3 दिन, जितने दिन वे अपने घर पर रहती हैं, अपनी ससुराल में रहती हैं, उतने दिन तक दूल्हे से एक शब्द नहीं बोलती है। दूल्हा आता है, प्रकाश चंद्र आते हैं, रह करके देख जाते हैं, लेकिन एक शब्द इसने नहीं कहा। केवल जाते वक्त जिस दिन विदाई हो रही है, अपने नैहर को जा रही है, उसी दिन करती है, एक दिन पहले करती है, कल मैं चली जाऊंगी। यह पहला शब्द था। यह नारी की गरिमा को, एक 10 वर्ष की लड़की है, सयानी भी नहीं है, पढ़ी लिखी भी बहुत नहीं है, बहुत क्या पढ़ी लिखी ही नहीं है। एक नारी की गरिमा का बीज आप उसके 10 वर्ष की एक लड़की में आप देख सकते। और आपको लगेगा कि जैसे जैसे हम अघोर कामिनी देवी को विकसित होते हुए देखते हैं, वैसे वैसे उन्हें यह गरिमा और अपने पति के प्रति लगाव, अपने दाम्पत्य जीवन, दोनों चीजें आपको दिखाई पड़ेगा। यह गरिमा की भी अपनी रक्षा करनी और उनमें लगाव भी दिखाई पड़ता है, और पति की सारी बातों को मानती है। कई बार होता है कि पति की बातों से इनको दुख होता है, इनके कामों से पति को दुख होता है। एक बार तो हुआ कि पति ने कमरे में आने से मना कर दिया। ये सारी बातें हो, इसके बावजूद अघोर प्रकाश चंद्र इस बात को स्वीकारते हैं कि तुमने दुख करते हैं। और मुझे लगता है कि जब वे इस तरह जब सोचते हैं तो उनके भीतर एक कहीं कोई अपराध होता है कि एक पति के रूप में पत्नी को हमने उतना सम्मान नहीं दिया, वह ओहदा नहीं दिया, वह चीज नहीं दिया जिस चीज भी हुए अधिकार थी। हालांकि पूरी किताब में आप देखेंगे कि प्रकाश चंद्र पद पद पर अघोर कामिनी देवी का साथ देते हैं, इस स्कूल को बनाने। वही होते हैं जो उनको अनपढ़ अघोर कामिनी को
पढ़ना लिखना सिखाते हैं, वही होते हैं जो अघोर कामिनी को अपनी बेटियों और भतीजी के साथ ट्रेनिंग लेने के लिए स्कूल में कैसे पढ़ाया जा सकता है, ट्रेनिंग लेने के लिए भेजते हैं, स्कूल खोलने के लिए प्रेरणा करते हैं, साथ देते हैं, घर दान देते हैं। यह घर शायद उनके पति का ही था कि घर दान देते हैं। अब सैकड़ों वर्ष पहले की बात है, उस रूप में यह घर अब नहीं होगा, हालांकि उसको संरक्षित रखा जाना चाहिए। बीच वाला भी हिस्सा है। अच्छा, मजेदार था वह मौलिक है उस समय। अच्छा, तो ये सारी बातें स्कूल की स्थापना के महज 4 वर्ष की अघोर कामिनी देवी का शारीरिक स्वास्थ्य की खराबी के चलते देहांत हो जाता है। यह बहुत दुखद होता है कि जिस स्कूल को बनाने में, इस स्कूल में अघोर शब्द अघोर कामिनी देवी के नाम का वो सूचित करता है और प्रकाश शब्द उनके पति प्रकाश चंद्र के नाम को सूचित करता है। कि दोनों का नाम कि जिस स्कूल को बनाने में उन्होंने इतना श्रम किया और उस श्रम को फलीभूत होते हुए देखना कि मत 4 वर्ष हुए इसके लिए दे सकते। अमूमन ऐसा ही होता है कि लोग, जो महान लोग होते हैं, वे जिस उपलब्धि को प्राप्त करते हैं उस उपलब्धि को परवान चढ़वाने के लिए फिर उनके पास समय नहीं होता है। यही बात लेनिन के साथ, यही बात माओ के साथ गया था और यही बात अघोर कामिनी देवी के साथ हुई है। मैं उनके प्रति सच्ची अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं तो मानता हूँ कि जिस तरह सावित्रीबाई फुले का नाम इन्होंने लिया है, कि जिस तरह देश में सावित्रीबाई फुले का जो स्थान है बिहार की महिला शिक्षा में, वही स्थान अघोर कामिनी देवी का है। और ब्रह्म समाज में और बंगाल में भी, कि बिहार में केवल इसी स्कूल को नहीं स्थापित किया है, बल्कि कई अन्य जगहों पर कई स्कूल दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में कई स्कूल जो स्थापित हुए थे और बिहार का शायद यह पहला बालिका विद्यालय है और हम लोग इसमें बैठे हुए हैं। मैं पुनः भावनापुर इस बात के लिए कि इस बात को प्रकाश में समाज तक पहुंचाने के लिए मैं उनको बधाई देता हूँ और अघोर कामिनी देवी जी को साथ रहता हूँ। बहुत शुक्रिया। अजय जी ने बहुत विस्तार से किताब के बारे में, उस समय की परिस्थितियों के बारे में चर्चा किया। वही समय था जब महाराष्ट्र में भी शिक्षा को लेकर बहुत काम हो रहे थे और ये वही था जब हंटर कमीशन भी 70 या के आसपास आता है, जब हम को लगता है कि शिक्षा को लेकर उनका अपना जो तरीका स्टाइल था उसको कैसे दोस्तों। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस अच्छी बातचीत के लिए। मैं अनिशा जी से आग्रह करूँगा, आप बिहार विश्वविद्यालय में प्राध्यापक है, अनिशा जी तो कुछ बात करें। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं इस ऐतिहासिक और पवित्र स्थल के प्रति अपना अपनी श्रद्धांजलि निवेदित करती हूँ। यह वही जगह है अघोर प्रकाश सुसदन, जो जहाँ सबसे पहले अघोर कामिनी देवी ने परिवार नाम देकर वसुदेव कुटुंबकम की बृहत् परंपरा को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि हमारे लिए एक मिसाल कायम की। बंगाल के 24 परगना के छोटे से गांव में जन्मी 10 वर्षीय अघोर कामिनी देवी का विवाह प्रकाश चंद्र राय से होता है और उसके बाद विवाह उपरांत पति के प्रेम और सानिध्य में रहकर वो शिक्षा ग्रहण करती हैं और निरक्षर ही शिक्षित होती हैं। शिक्षा के उपरांत न सिर्फ वो शिक्षा ग्रहण करती हैं बल्कि समाज, परिवार, घर के तमाम वर्जनाओं को तोड़ते हुए कन्याओं की शिक्षा के लिए वो आगे बढ़ती है, बल्कि
उनको हर तरह से सफल बनाने के लिए अपना सर्वस्व होम कर देती हैं। बोलो। मैं अस्वीकार करती हूँ कि मैं इस स्कूल के बारे में बहुत पहले से जानती थी। मेरा मदर गाड़ी भाड़े के पास मैं शुरू से रही और इस स्कूल के बारे में जानती थी, अघोर प्रकाश, लेकिन इसके इतिहास के बारे में नहीं जानती। इसका जो ऐतिहासिक, इसका गौरवमय इतिहास है वो मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। मेरे आसपास कुछ बच्चियां थी जो इस स्कूल में पढ़ती भी थी, लेकिन इस स्कूल के पीछे जो काम है वो मैं नहीं जानती थी। अघोर प्रकाश स्कूल के बाद यह जो परिवार था, यह परिवार किस प्रकार आगे बढ़कर बांकीपुर स्कूल के रूप में परिवर्तित हुआ और अघोर कामनी देवी के अपने कामों के बाद यह स्कूल निरंतर आगे बढ़ता गया। अघोर कामनी देवी ने उस समय जो समाज था, जब स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत गिरावट आ गई थी, तब उन्होंने अपनी सेवा भाव, अपनी समर्पण, अपनी निष्ठा और कर्तव्य परायणता के साथ इस क्षेत्र में काम करके स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ाया। उनके पति ब्रह्म समाजी थे। शुरू के विवाह के बाद वह ब्रह्म समाज को लेकर जब भी बातचीत होती थी तो वो हंसती थी, लेकिन धीरे धीरे उनके सानिध्य में रहते रहते वह स्वयं ब्रह्म समाजी बनी और न सिर्फ ब्रह्म समाजी बनी बल्कि ब्रह्म समाज के जो उद्देश्य थे उस उद्देश्य को अपने जीवन में उतारा, व्यवहारिक रूप में उस पर काम किया। यानी कि स्त्रियों को सशक्त बनाना, उसको शिक्षित करना और हर तरह से समाज में उसे आगे बढ़ाना। उन्होंने जाति प्रथा, भेदभाव, स्त्रियों को लेकर जो असमानता थी उन सभी का बढ़कर विरोध किया। हम जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने ब्रह्मचर्य धारण किया था 1906 ईस्वी में, लेकिन उनसे बहुत पहले 27 जनवरी 1891 में उन्होंने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया था। महज 35 वर्ष की अवस्था में अघोर कामनी देवी ने ब्रह्मचर्य धारण किया। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं को त्यागने की बात की 1921 में, लेकिन उनसे बहुत पहले 1857 ईस्वी में जब उस अवस्था में जब स्त्रियों का वस्त्रों के प्रति, गहनों के प्रति विशेष आसक्ति होती है, तब उन्होंने कीमती वस्त्र, गहनों को त्याग दिया। न सिर्फ गहने बल्कि उन्होंने अपनी केस को काट कर उसको विसर्जित कर दिया। यह उनके आचरण में जो था वो सिर्फ कहने के लिए साधिका नहीं थी, सचमुच में वह साधिका थी और उन्होंने अपने व्यवहार से इसे दिखाया। यह उनके त्याग का, उनके समर्पण का परिचायक है। वे सेवा भाव, ऐसी सेवा करती थी कि वो जब वो किसी गरीब के बारे में, किसी बीमार के बारे में सुनती थी, अपने किसी परिचित के बारे में सुनती थी कि वो बीमार है, तो रातों को भी कोसों दूर चलकर उसके घर पहुंच जाती, उसकी सेवा करती, न हो तो उन्हें उठाकर अपने घर ले आती, उसकी तीमारदारी करके उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ करके उन्हें घर भेजती। जाति पाति का विरोध किया। उदाहरण हम देखेंगे कि उन्होंने अपनी लड़की का ही नहीं, लड़की का विवाह हो, चाहे उस समय भी जब उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया, फिर भी उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अन्य जाति में किया। इसी तरह ब्रह्म समाज में उपासना स्थल पर जब स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव उन्होंने देखा, तब भी उठकर खड़ी होकर जोरदार उसका विरोध किया। अघोर कामनी देवी अपने समय में भी अपने समय से बहुत आगे थी। उन्होंने कर्तव्य परायणता को देखे तो उन्होंने इस स्कूल को, जिनके बारे में बताया गया कि उस स्कूल को बहुत कम समय में उन्होंने आगे बढ़ा दिया।
वहाँ बच्चियों को सिर्फ पढ़ाती नहीं थी, बल्कि उनको घर घर जाकर बच्चियों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करती थी। उनके माता पिता से मिलती थी और उनसे कहती थी कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए। तो इस तरह हम देखते हैं कि अघोर कामिनी देवी अपने समय में स्त्री शिक्षा, स्त्री के प्रति असमानता, स्त्री के प्रति जो अन्याय हो रहा था, उसके लिए भी उठकर खड़ी हुई। उन्होंने, यह हम पुस्तक देखेंगे, यह पुस्तक उनके प्रति एक श्रद्धांजलि है। आज जब स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बदलाव हो गए हैं, तब भी यह पुस्तक अघोर कामिनी देवी के चरित्र से हमें समर्पण, बलिदान, त्याग, लक्ष्य के प्रति समर्पित होना, विपरीत परिस्थिति में भी आगे बढ़ने की शिक्षा देती है। उनके चरित्र से हम इन चीजों को सीख कर अपने जीवन में उतारे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। यह पुस्तक उनके लिए इसलिए भी श्रद्धांजलि है कि जिस अघोर कामिनी देवी को हम, जो इतिहास में थी और जो जिन्हें हम विस्मृत कर चुके थे, उन्हें फिर से हमारे सामने, पुनः हमारे सामने लाने का प्रयास किया गया। इसके लिए यह काव्य लेखक का बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। वो न सिर्फ सावित्रीबाई फुले थी समाज के लिए बिहार की, बल्कि वह मदर टेरेसा भी थी। वे आज का जो PMCH है, जो तभी मेडिकल स्कूल हुआ करता था, वहां पर जब कोई रोगी बीमार होता था, वहाँ जो रोगी होते थे और अगर कोई किसी व्यक्ति की कमी होती थी तो स्त्री रोगी की देखभाल के लिए वो वहाँ चली जाती थी। उन्हें बुलाया जाता था और वो जाती थी, उनकी सेवा करती थी। इसीलिए उन्हें माता ठाकुरानी के नाम पर उस जगह पर जाना जाएगा। जो इस तरह पुस्तक में सारी बातें लिखी हुई। वचन और लिंग संबंधी कुछ त्रुटियों को अगर छोड़ दें तो यह पुस्तक पुस्तिका सचमुच ही एक सुंदर कृति है। इसे पढ़ा जाना चाहिए और मैं विद्युत पाल जी को इसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतिहास के में जो विस्मृत हो चुकी थी एक ऐसी महान आत्मा, एक ऐसी महान समाज सेविका को हमारे सामने लाने का कार्य किया। इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। शुक्रिया जयप्रकाश जी। अध्यक्ष महोदय, मंच पर बैठी हमारी भारती दी, हम सबकी बहुत प्रिय अनिल राय जी, मधुबाला जी, अनीशा जी और पालदा, और सामने बैठे हुए हमारे बहुत सारे साथी और बहुत प्यारी बच्चियां जिनका गाना अभी हम लोगों ने सुना, टीचर्स, प्रिंसिपल। ये बहुत शानदार मौका है और इसमें मुझको बोलने का मौका मिला है, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनीश जी का और पालदा का। और एक और बात के लिए शुक्रिया कि मंच पर अभी हम 4 महिलाएं हैं। ये बहुत कम होता है कि मंच पर महिलाएं हो ज्यादा संख्या में, और इसके लिए अनीश जी से मेरी हमेशा लड़ाई होती रहती है कई सारी गोष्ठियों में। तो इसके लिए आभार। और ये किताब जब मुझको मिली और इसको एक सांस में हम पढ़ डालेंगे। फालदा से करीब 35 साल से ज्यादा समय से हमारा परिचय है इनसे। हमेशा क्योंकि हम थिएटर से जुड़े हुए हैं तो नाटक के संबंध में, बांग्ला साहित्य के संबंध में बातचीत होती रहती है। अघोर कामिनी देवी के बारे में सुना था, स्कूल के बारे में भी जानते थे, ये भी जानते थे कि वो शिक्षा के क्षेत्र में काम, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। लेकिन इस किताब को जब पढ़े हम तो लगा कि अरे इतनी सारी बातें हैं, इतना सारा संघर्ष है जिसको अभी तक हम लोगों ने ठीक से नहीं जाना है। हमारे आसपास के लोगों ने, स्कूलों में हम लोगों ने नहीं जाना है कि एक औरत जिसकी शादी, एक बच्ची जिसकी शादी 10 साल में हो जाती है और वो बिल्कुल अशिक्षित है, वो जानती नहीं है, क्या का मतलब भी ठीक से नहीं जानती है उस समय का समाज जो है,
और उसके बाद किस तरह से उसका विकास होता है, उसमें निश्चित रूप से उनके पति प्रकाश चंद्र रॉय की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन साथ साथ उनका अपना लगन, अपना संघर्ष, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। कई सारे प्रसंग है इस किताब में। और जब 1856 में उनकी पैदाइश है, महीना नहीं पता, अभी भी जब लड़कियों का महीना बहुत जगह नहीं याद किया जाता है, जब हम 2026 में हैं। अभी 1.5 महीने पहले एक न्यूज आया था कि हरियाणा में एक घर में 10 बच्चियों के बाद एक बेटा होता है। काफी खुशी मनाई जाती है, आप लोग सबने पढ़ा होगा शायद ही। और उसके पिता से जब इंटरव्यू किया जाता है तो शुरू के 2-3 बच्चियों के बाद वो बाकी बच्चियों का नाम नहीं याद है उनको। ये तो हाल है 2026 कि 11वां बच्चा होता है और 10 बच्चियों में से आधे से ज्यादा का नाम वो नहीं जानते। और फुलवारी शरीफ, जहाँ मेरा नारी क्षेत्र भी रहा है, जहाँ हम काम करते रहे हैं, वहां की एक महिला 13 बच्चों को जन्म देती है, जिसमें 11 बच्चियां होती हैं। और उसके पिताजी बच्चों का नाम कैसे बुलाते हैं, ये पहल की, दूसर की, तीसर की, उसमें से 1-2 का नाम ही उनको याद है बाकी। और मुझे इतनी तकलीफ हुई कि भाई आप अपनी बच्चियों का नाम तो क्या नहीं है, जन्मदिन तो छोड़ दीजिए। और ये 1856 में भला कैसे याद होगा, जब औरतों का वजूद सिर्फ ब्याह, बच्चा पैदा करना और घर तक ही सीमित था। 1856 में अघोर कामनी जी पैदा होती है। उसके पहले 1831 में सावित्रीबाई फुले पैदा होती है और 1880 में रुकैया शेखावत हुसैन पैदा होती है। ये हम देखें तो अभी अनिल राय जी ने विस्तार से बताया कि कैसे सामाजिक बदलाव का दौर शुरू हो चुका है। 1857 में सैनिक विद्रोह हुआ है और इस सारी चीजों का असर एक समाज पर, एक घर पर, एक परिवार पर किस तरह से पड़ता है। इसमें कई प्रसंग है। एक प्रसंग है कि अघोर कामनी जी के घर में एक आयोजन है जिसमें कई महिलाएं आती हैं, कई महिलाएं आती हैं काफी अच्छा कपड़ा पहने हुए, गहना पहने हुए, तो उनको एक विशेष स्थान दिया जाता है। और कुछ महिलाएं ऐसी जो हैं बहुत गरीब हैं, तो उनको दूसरा स्थान दिया जाता है, उनको उस जगह नहीं बिठाया जाता है। उस वक्त उनकी उम्र बहुत कम है, लेकिन उनको बड़ी तकलीफ होती है और वो बिल्कुल इसका विरोध करती हैं। यानी विरोध करना बहुत बड़ी बात है, हर जगह विरोध करना। और पता नहीं कितनी सारी औरतें जिनका नाम हम नहीं जानते हैं, जिनका इतिहास नहीं लिखा गया है, जो कई सालों तक जिन्होंने अपने परिवार में, अपने समाज में विद्रोह किया, बहुत छोटी छोटी बेसिक चीजों के लिए, जो हमारे समाज ने, हमारा ये जो वृद्ध सत्तात्मक समाज है उसने नहीं दिया। सौरी गृह के लिए, जहाँ पहले घरों में बच्चा पैदा होता था तो उस घर को सौर गृह कहा जाता था। उस घर को बिल्कुल अलग थलग, अंधेरा, बिना रोशनी, बिना धूप, बिना हवा का वो घर होता था। उसमें औरतें बच्चा जन्मती थी। इसलिए भी हम मिथिलांचल से हैं, हमारे ननिहाल में एक औरत ने आवाज उठाई तो उसे उस पर बहुत ज्यादा आक्रोश पैदा हुआ, इनको बहुत कुछ चाहिए। जब हम लोग छोटे छोटे थे उस वक्त ये हाल था। और अब ऐसा नहीं कि अभी भी बहुत ज्यादा बदल गया है। या खाने की थाली आप अगर अभी भी देखेंगे हमारे समाज में, तो आप तो काम की है बहुत ज्यादा। तो खाने की थाली में जो पौष्टिक चीजें होती हैं, दाल है, सब्जी है, कितना औरतों के हिस्से आता है, वो पुरुषों के हिस्से आता है। वो पति, ससुर, देवर, बच्चे, उनके हिस्से आता है। उसमें भी अगर बेटा है तो उसके लिए विशेष आता है, बेटियों के लिए उसके बाद आता है। ये समाज अभी भी है
और आज से 250 साल पहले जब अघोर कामनी जी पैदा हुई थी और जब उन्होंने पढ़ना सीखा अपने पति के मार्फत ब्रह्म समाज में जब वो शामिल हुई, तो उस जगह भी लगातार उनकी अंदर की शक्ति, उनका अंदर का जो विल पावर था, जिसकी वजह से वो बहुत आगे बढ़ पाए, लगातार पढ़ाई की। और उन्होंने अपने ब्रह्म समाज में भी विरोध का सामना किया। जब अपनी बेटी की शादी वो एक उसके स्कूल टीचर से, जब बेटी से पूछती है कि तुमको कोई पसंद है, तो बेटी कहती है कि हाँ, जो हमको पढ़ाते हैं उससे हम शादी करना चाहते हैं। पूरा परिवार, पूरा समाज, ब्रह्म समाज उसके विरोध में है, क्योंकि दोनों की जाति अलग अलग होती है। लेकिन अघोर कामनी जी और प्रकाश चंद्र राय दोनों ही अडिग रहते हैं कि हमको अपनी बेटी की शादी उसके पसंद के लड़के से करनी है। उनको बहिष्कृत कर दिया जाता है। आयोजनों में जहां पर सामूहिक भोज है, जब बुलाया जाता है तो अलग कमरे में बिठाकर खाना खिलाया जाता है। ये देखिए हर स्तर में किस तरह से वो लगातार लड़ाई लड़ती रही और अंत तक लड़ती रही। जब मॉन्टेसरी स्कूल की स्थापना की उन्होंने सोचा, तो उनको लगा कि नहीं, हमको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, और प्रकाश जी को भी लगा, और इसके लिए वो लखनऊ गई। लखनऊ में एक क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट में, एक स्कूल में उन्होंने ट्रेनिंग ली, अंग्रेजी सीखी, खेल-कूद, व्यायाम, ये सारा कुछ अपने जीवन में उन्होंने लाया ताकि हम एक बच्ची को स्वास्थ्य शिक्षा के साथ साथ उसके स्वास्थ्य, उसके मनोविज्ञान, उसके शरीर, सबका ख्याल रख सके। और बाद में तो अनिशा जी ने बताया ही कि किस तरह से उसको ठाकुर माँ के रूप में कहा जाता था। कोई भी बीमार पड़ा उनको वो अपने घर ले आते। एक प्रसंग है कि एक अखबार में उनकी बड़ी तारीफ होती है कि ये बहुत अच्छा काम कर रही है, इन्होंने इतनी फर्राटेदार अंग्रेजी बोली, उस अखबार के संपादक ने कहा है। तो उसके बाद प्रकाश चंद्र राय लिखते हैं, उस वक्त एक पुरुष का मन कैसे होता है। वो लिखते हैं कि तुम अंग्रेजी तो धीरे धीरे अटक अटक कर ही बोली थी, लेकिन तुम्हारी बड़ी तारीफ की गई, वहां व्यंग है। एक तरफ वो अपनी पत्नी को इतना चाहते हैं, इतना आगे बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ जब उनकी पत्नी उनसे भी आगे बढ़ जाती है, तब भीतर ही कैसा व्यंग भी उपजता है। जलते तो बहुत लंबा संघर्ष रहा, और ये चीजों को बार बार, मेरे ख्याल से इस मायने में भी ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। ये किताब पढ़ने के बाद इस किताब को हमने पूरा कलर से अंडरलाइन कर दिया, कई जगह नोट किया कि इसको बार बार इस पर बातचीत होनी चाहिए, ये चीजें बाहर जानी चाहिए, स्कूल में, कॉलेज में, सेमिनार में, कि औरतें क्या क्या कर रही थी और अभी हम आज हमारी पुरखिनों ने जो किया उसकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हुए हैं और अपनी बात रख पा रहे हैं। ये हिम्मत, ये जज्बा, ये लालसा कुछ करने की, ये अचानक तो नहीं आया। ये अनिल जी अभी बता रहे थे कि ये लंबे संघर्ष की कहानी है कि हम यहाँ आ पाए हैं वैसे समाज में जहां अभी भी जाति के नाम पर एक पिता अपनी बेटी के पति को, अपने दामाद को गोली मार के हत्या कर देता है DMCH में 2026 में, 2025 की ये घटना है, और हमारा समाज मूक है। तो सोचिए हमारे समाज को कितना लड़ना है, लड़कियों को कितनी लड़ाई लड़नी है, अपनी लड़ाई लड़नी है। तो वो लड़ाई तो लगातार लड़नी ही पड़ेगी और ये जारी रखना होगा। और ये किताब इस तरह का व्यक्तित्व हम सभी को बहुत उत्साह, विल पावर देता है, हमको बहुत जगाता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत बधाई पालदा को फिर से कि इतनी अच्छी किताब और इतनी सारी जानकारी के साथ मेरे ख्याल से और भी रिसर्च होना चाहिए कि किस तरह से और महिलाएं
हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी जिन पर लिखा नहीं गया, जिनका इतिहास नहीं है। उन इतिहास को खोजने की जिम्मेदारी अब हमारी है कि हम उसको रिसर्च करें, उनको लाएं समाज के सामने, उनके बारे में बताएं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोना जी को। अब मैं मधुबाला जी से आग्रह करूंगा, आप पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान में हैं, कॉलेज में, अपनी तरफ से कुछ बात। पटना में भी है, पाटलिपुत्र भी है। यूनिवर्सिटी ठीक है कंफ्यूजन शुरू में एक कॉलेज छपा था और फिर जेडी न्यूज, तो मैं जेडी न्यूज में ही पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अंतर्गत थी। चूंकि हाल ही में मैंने ज्वाइन किया है, इसलिए शायद ये कंफ्यूजन है। सम्मानित मंच, इस मंच की अध्यक्षता कर रहे और साथ ही साथ भारती मैडम, भारती एस कुमार, मोना जी, अनीशा जी, अनिल व्यास सर, प्रोफेसर संतोष कुमार और सभी विद्वत जन जो यहाँ बैठे हैं, और साथ ही साथ विद्युत पालदा, सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। सबसे बड़ी बात कि हम इस प्रांगण में जहाँ बैठे हैं और इस विषय पे चर्चा कर रही है, इसके लिए मैं अनीश जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया, विद्युत पालदा को, और हम इस ऐतिहासिक स्थान पर इस संध्या बेला में बैठकर इस चर्चा को कर रहे हैं। 61 पृष्ठ की ये पुस्तिका और समर्पित है पढ़ती लिखती, पढ़ने लिखने वाली बच्चियों की। बहुत सुंदर। जो इस पुस्तक को मुझे दिया गया अनीश जी से बार बार, सुशील के द्वारा उन्होंने मुझे भिजवाया था। इस पुस्तक पे जो अघोर कामिनी देवी के कृतित्व पर हमारे समय के प्रसिद्ध बांग्ला कवि विद्युत पालदा की यह जो किताब है, और चर्चा हुई महिलाओं को लेकर के। अभी मोना जी कह रही थी कि मैंने बहुत काम किया। हाँ, मैं कहती हूँ कि आज भी वेलकम चाइल्ड जो होता है हमारे घर में, वो बेटा ही होता है, और दूसरी बेटी अगर हो गई तो न ताली बजती है न थाली बजती है। हम लाख अपने को बहुत प्रोग्रेसिव कह रहे, और बहुत, ये तो फिर वो इशू है। उस वक्त हम 1856 की बात कर रहे हैं, उस वक्त, और महज 40 वर्ष तक ही जिनकी पूरी जिंदगी रही, 10 वर्ष में जिसकी शादी हो गई, और 26 साल में जो 5 बच्चों की माँ बन चुकी थी, अघोर कामिनी देवी, उनके ऊपर किताब सचमुच जो है वो एक मील का पत्थर, जिसे हमारे सामने लाया है विद्युत पालदा ने। तो मैं जैसा कि कह रही थी कि अघोर कामिनी देवी ने खुद स्कूली शिक्षा नहीं ग्रहण की, उन्होंने पढ़ाई नहीं की, और मात्र 10 साल में ही, मैंने बताया, लेकिन एक रूढ़िवादी परिवार में जन्म लेने के बावजूद समाज में चल रही जो अविकासवादी मान्यताओं के खिलाफ खुलकर खड़े होने का साहस उन्होंने दिखाया, अघोर कामिनी देवी ने, जिसके प्रसंग बार बार इस किताब में आए हैं। चाहे अपनी बेटी की विजातीय विवाह की इजाजत देकर पूरे समाज से बहिष्कृत होने का मामला हो, या फिर अपने बेटों को एक मित्र के पास छोड़कर अपनी बेटियों के साथ लखनऊ जाकर बालिकाओं का विद्यालय चलाने के गुर सीखने का मामला हो, हर बार अघोर कामिनी देवी को लेखक ने एक ऐसी अग्रणी प्रगतिशील महिला के तौर पर सामने लाया है जिसने उस समय के तथा कथित भद्र बांग्ला समाज की रूढ़िवादी सच्चाई सामने लाई है। अघोर कामिनी देवी ने जीवन एक सामान्य महिला की तरह ही जिया। इस तरह के प्रसंग इस जीवनी में बार बार आते हैं। जैसा एक जगह लेखक लिखते हैं
कि पहले गांव में रहते समय, और अनीशा जी ने भी इस पे प्रकाश डाला, कि वो देसी धोती पहनती थी। कोलकाता में रहते समय रंगी हुई साड़ी और मोतिहारी में बिलायती धोती पहनती रही। मोतिहारी में वैसा कुछ भी नहीं मिलता था, इसलिए धान खरीदकर उसमें खुद ही नीला रंग डालकर साड़ी बना लेती थी, वही पहनती थी। फिर वह भी पहनना छोड़ दिया। स्थानीय गरीब औरतें जो मटिया पहनती थी वही पहनने लगी। ऐसी महिला थी वो। लेखक ने अपनी जीवनी के केंद्र में रेफरेंस के तौर पर अघोर कामिनी के प्रकाश चंद्र की किताब अघोर प्रकाश को रखा है, जो उन दोनों के प्रेम, रागात्मकता और आपसी समझ व वैवाहिक संतुलन को का लेखा जोखा है, जिसपे मोना जी भी कह रही थी हमारे बीच। लेखक ने उस किताब के वर्ष में प्रकाश चंद्र और उनकी पत्नी के बीच लिखी गई कई चिट्ठियों का जिक्र किया है, और इस बहाने अघोर कामिनी के विशिष्ट और विराट व्यक्तित्व को सामने लाया है। लेखक ने अपनी किताब में प्रकाश चंद्र की किताब के वे अंश भी लिखे हैं जिसमें प्रकाश खुद लिखते हैं, बाहर आकर तुम्हारे मन में स्वाधीनता का भाव बढ़ने लगा, साहस बढ़ने लगा, साथ ही साथ नारी जाति के अधिकारों के बारे में, नारी जीवन के आदर्श के बारे में तुम्हारे सोच की धाराएं प्रवाहित होने लगी। जितना तुम बाहर की दुनिया देखने लगी, उतना ही ज्यादा तुम समझ सकी कि इस देश में औरतों की स्थिति कितनी बुरी है और उनके विकास के मार्ग में पग पग पर कितनी बाधाएं हैं, जो कि आज भी है। और उतना ही कलेश होने लगा तुम्हारे मन में। लेखक ने अघोर कामिनी के व्यक्तित्व के क्रमिक विकास पर भी लिखा है, और वो लिखते हैं कि नए घर में आने के बाद अघोर कामिनी घटना की सड़कों पर निकलना शुरू कर दे। तत्कालीन के बंगाली समाज में यह अकल्पनीय था। अघोर कामिनी बेहिचक आराम से जाने लगी दूसरे घरों में धर्मोत्सवों के दौरान। इसी में वो आगे लिखते हैं, अद्भुत अदम्य साहस था इस औरत में। पटना में रहते समय की ऐसी भी घटनाएं हैं कि खबर मिली कि कोई परिचित बीमार है, और तभी जबकि घर में उनके पति भी बीमार थे, वो अस्वस्थ थे, आधी रात को लालटेन उठाए एक नौकर को लेकर पैदल चली गई। इसी तरह से पृष्ठ 36 पर वो लेखक लिखते हैं कि सर्कस का एक दल आया था, और उस दल में एक व्यक्ति बीमार पड़ गया और उसे छोड़कर सर्कस वाले चले गए। अघोर कामिनी देवी जाती हैं उस अपरिचित और जो कि बीमार भी थे और अनजान भिन्न भाषी व्यक्ति को घर ले आती हैं। उनका देखभाल करना, सेवा करना उसका रोज का ही उनका काम बन गया। जैसा कि अनीशा जी कह रही थी कि वो हमारी मदर टेरेसा भी है। स्त्री शिक्षा को लेकर अघोर कामिनी के प्रयास जो है वो प्रेरणादायक रहे। अपने घर में बच्चियों के लिए स्कूल खोला और फिर कुछ साल पहले शुरू की बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल को रुग्णावस्था से निकाल कर नए कलेवर में चला गया। अघोर कामिनी देवी की मृत्यु मात्र 40 साल की उम्र में हो गई थी, लेकिन महिलाओं के लिए उनके जो किए गए काम वो हमेशा याद किए जाएंगे। और इस पुस्तक में मात्र, मैं बार बार कह रही हूँ कि मात्र 61 पृष्ठ की ये पुस्तिका, और इतनी सारी बातें, इतनी जानकारी, तहे दिल से आपको मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ विद्युता, क्योंकि ये पुस्तक सचमुच ये मील का पत्थर साबित होगा। और मैं जैसा कि आप कह रही थी कि इसे विद्यालयों और विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, महाविद्यालयों में ले जाने की आवश्यकता है, तो मैं जरूर अपने डिपार्टमेंट में एक परिचर्चा जिसमें मैं पालदा से समय लेकर के इसको करना चाहूंगी। और एक आध कमियां भी मुझे दिखी इस पुस्तक में। मैंने अनीश जी को भी फोन करके कहा था कि थोड़ी क्लिष्ट है भाषा इसकी, और दूसरी कुछ की गलती है
लेकिन मुझे आशा है, उम्मीद है कि ये किताब अघोर कामिनी देवी के कृतित्व को समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब साबित होगी। पूरा आपका आभार कि आपने ऐसे विषय पे जिसको हम महिलाओं के बीच काम इस तरह से किए गए और हम सभी यही रहे। मेरा तो एक मित्र इस स्कूल का पढ़ा हुआ है, जब रूरल मैनेजमेंट में पढ़ना विश्वविद्यालय से कर रही थी। मैं आते वक्त हम 5 लोग एक संग आए और मैं कह रही थी कि हाँ, मैं जानती हूँ इस स्कूल को, लेकिन इस ऐतिहासिक परिसर जहाँ हम आज यहाँ एकत्रित हैं, इसका इतिहास और इसके पीछे की उस अघोर कामिनी देवी का जो त्याग, बलिदान, समर्पण था, उसके बारे में विस्तृत रूप से इस पुस्तक को पढ़ने के बाद ही जानकारी प्राप्त हुई। तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ हरीश जी को भी और पूरे आयोजन को। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का। इस किताब के पीछे कैसे ये आइडिया, हालांकि वालदा लगातार कई सारी नई नई चीजों पर हम लोग कैप्टन दिलीप कुमार सिन्हा और पालता की वजह से कर्मठार पे गए थे जब 200 साल में थे ईश्वरचंद विद्यासागर। बड़ा आयोजन हुआ था जहाँ ईश्वरचंद विद्यासागर ने लंबा समय बिताया, वहां भी बच्चों को पढ़ाते थे, वो होम्योपैथिक इलाज करते थे। तो इन दोनों की वजह से हमने वो जगह भी देखा कर्मठार में। आप सबको कभी मौका मिले तो जरूर जाएंगे। मैं पालता से आग्रह करूँ कि आप अपनी तरफ से इस किताब के बारे में। आज के इस आयोजन में आए हुए सभी हमारे अतिथि वक्तागण सब बड़े परिचित हैं, सिर्फ वो उनसे चालीस से परिचय पता नहीं। भारती जी तो जब मैं बैंक में काम करता था, हम समझते हैं पटना यूनिवर्सिटी ब्रांच में 25 साल हम काम किए। 25 साल से आपको हम जान रहे हैं, संतोषी को भी जान रहे हैं और मुन्ना जी जैसे उन्होंने कहा कि 25 साल से इनको भी जान रहे हैं, जावेद भाई को जान रहे हैं और सारे लोग हैं यहाँ पर। दरअसल इस स्कूल से जुड़ने के पहले मैं भी वैसा ही जानता था कामिनी के बारे में। लेकिन स्कूल है अघोर प्रकाश स्कूल का नाम है, एक वहाँ पर अघोर कामिनी शिल्पालय है कोई थी। अब कौन थी, क्या थी, उनको उतना आग्रह कभी हुआ नहीं। लेकिन 2023 में इस स्कूल में हम जुड़े कामिनी में। तो जुड़ने के बाद जब देखना शुरू किया तब देखेंगे सचमुच ये तो एक जगह पर आके जाकर हम जा रहे हैं, कहीं नहीं पा रहे हैं कि क्या है। इंटरनेट के माध्यम से आजकल एक सुविधा है कि भले ही यहाँ पर बंगला किताब की कोई दुकान नहीं हो, नेशनल लाइब्रेरी उपलब्ध नहीं है, पटना जो नेशनल लाइब्रेरी है वहां भी बंगला की किताबें बहुत कम है उस हिसाब से। लेकिन इंटरनेट आर्काइव के माध्यम से PDF में किताबें मिल जाती। उसी में ढूंढने पर अघोर प्रकाश किताब पहले मिली वो किताब और मिलने के बाद उसको पढ़ने के बाद लगा कि नहीं के बारे में चाहिए तो और भी सोर्स होना चाहिए, प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स था ही नहीं, जो दूसरा सोर्स नहीं भी जिक्र लिख रहे थे वो इसी को एकमात्र सोर्स यही था, अघोर प्रकाश। इवन जो विधानचंद्र राय की जो जीवनी लिखा गया, उस जीवनी में भी उनके माँ के और पिताजी के बारे में यही किताब, सिर्फ यही अघोर प्रकाश किताब। अब इसी को बेस करके लिखना है, तो अगर लिखना है तो सबसे बड़ा जो मुश्किल, जो मेरे लिए जो मुश्किल हुआ वो ये कि सब लिखा हुआ है कि हम बंगला के चर्चित कवि हैं। बंगला के चर्चित है कि नहीं हम नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ बंगला में ही लिखते हैं। तो हिंदी विभाग में रहते हैं, जो बड़ी बहुत जानते हैं। एक नॉर्मल जैसे विद्यासागर के बारे में लिखे, इंग्लिश के बारे में लिखे, जो एक जिसको बिल्डुक्सरोमन कहा जाता है कि मतलब बचपन से आगे बढ़ने तक परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए एक आदमी जो है एक मुकाम तक पहुंचता है, या क्रिस्टोफ टमाटोला का लिखा हुआ है। इनका उस तरह से परिस्थितियों से लड़ने के साथ साथ एक दूसरा हिस्सा वो था कि 19वीं सेंचुरी में विश्व में भी और भारत में एक बहस जारी हो गया था प्रेम के स्वरूप से। प्लेटोनिक लव अंग्रेजी में भी आता है कि सब कैसा होना चाहिए, उसमें शरीर का क्या रिश्ता है, प्लेटोनिक हो सकता है कि नहीं, कितना दूर तक वो प्रेम हो सकता है। और साथ ही साथ वो एक ऐसा समय था जिसमें राष्ट्रवाद का भी उदय। तीनों को लेकर केशव चंद्र सेन का जो नव विधान ब्रह्मो समाज का है वो ऐसा ही रास्ता दिखाता है।
कि हम एक दूसरे से शारीरिक प्रेम छोड़ेंगे, दैहिक प्रेम छोड़ेंगे, हम एक दूसरे से आत्मिक प्रेम की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन आत्मिक प्रेम भी सिर्फ आसपास बैठ कर नहीं, बल्कि जनता के जीवन के साथ हम और ज्यादा जुड़ते जाएंगे। जितना ज्यादा जीवन के सेवा में लगेंगे, उतना ही ज्यादा हम परमेश्वर के पास पहुंचेंगे और परमेश्वर के सामने हम एक दूसरे के भाई भाई के रूप में खड़े। इस बार द होल कॉन्सेप्ट, अब इस कॉन्सेप्ट को सामने लाने के लिए बहुत ही डेलिकेट एक समझ भाषा की होनी चाहिए, और मैं वैसा कोई लेखक था, इसलिए बहुत ही चैलेंज यही लगा कि कैसे लिखें, क्योंकि ऐसा भी तो लिखना होगा कि सब पढ़ सके। तो वही मैंने बड़ा चैलेंज, तो उसको लिखे। आप लोगों ने जो त्रुटि बताई वो त्रुटि रखना स्वाभाविक था, इसलिए कि आप जान रहे हैं कि मैं हिंदी का लेखक नहीं, और एक अच्छे फिल्टर से पढ़ना चाहिए था, वो नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे लिए ये भी एक कॉमेडी का आदमी हूँ, तो इनको फोकस में लाना और इस फोकस के माध्यम से इस स्कूल की जो समस्याएं हैं उसके बारे में भी लोग जानेंगे, इसको फोकस में लाना। इसलिए इस आयोजन को भी किया गया। हमारे अध्यक्ष जी हैं, वो और ज्यादा बताएंगे इसके बारे में। तो इस सब को बोलते हुए जल्दी से जल्दी इसका उद्घाटन करना था, दिसंबर तक करना चाहते थे, तो कर लीजिए। शायद वो त्रुटियां नहीं रहती, अगर तो बढ़िया से दिखा देते किसी से। तो खैर जो हुआ सब आपके सामने है, आगे कोशिश करेंगे इस त्रुटि को सुधार कर दोबारा अगर सेकंड एडिशन बने तो ऐसा किया जाएगा। यही मेरा मतलब इससे नहीं है। हाँ, एक बात हम कहना चाहते हैं, शुरू में ही रविन्द्रनाथ का एक रविन्द्रनाथ जो पत्र है, और शुरू में ही एक एलेगरी है। वो कहते हैं कि मूत होने के पहले मिठाई नहीं मिला, यह सोचकर अगर हम भुला दें कि उसके पहले दाल भात मछली हम लोग पेट भर के खाए, तो ये तो अन्याय होगा। ये कहते हैं इस प्रसंग में ठीक है, उस महिला ने अपने जिस विद्यालय को उसने स्थापित किया, उसका जो पूर्ण रूप में विकास है वो खुद नहीं देख पाए, उसके पहले ही मर गई। लेकिन मरने के पहले का जो उनका संघर्ष है, क्या उसने हमको किस नहीं दिया? तो ये तो देखने की बात है। जैसा वक्ताओं ने भी कहा, किसी विद्याचंद्र राय की माँ के रूप में हम जानते हैं, ऐसे कई लोगों की माताएं हैं। उन्होंने क्या क्या संघर्ष किया उसके जीवन में, वो हम नहीं जान पाते, इस पर एक्सप्लोर करने की बात है। और उन्होंने भी सही कहा कि जो प्री का जो अपना संघर्ष है वो जितना आगे बढ़ेगा, जितना ज्यादा एक्सप्लोरेटिव होगा, वो हमारे बीच से ही ऐसी महिलाओं को ढूंढ कर ले आएगा जो हमारे ही बीच है, लेकिन हम उनको जानते नहीं, अपनी माँ को नहीं जानते हैं। तो ये प्रॉब्लम है हमारे समाज में। आगे नहीं बढ़ाएं क्या हुआ? डॉक्टर कुमार सिन्हा से उससे पहले अगर कोई साथी अपनी तरफ से कुछ आप लोग जिनके साथ बैठकर मैं अपने आप को सौभाग्यवान मान रहा हूँ, मैं सबको आपको नमस्कार देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मुझे कुछ बोलने के मौका मिला। अगर कमली देवी के बारे में ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, किताब आपके पास है, आप इन लोगों से हमारे पहले वक्ताओं से सब कुछ चुके। मैं पटना मेडिकल कॉलेज में ऑर्थोपेडिक्स का प्रोफेसर था। कि भाई कुछ लोग आए आकर कहें कि अबुल कम्युनिटी स्कूल है, आप जानते हैं अबुल क्लासेस स्कूल, कहा जानता था। इसके मैनेजमेंट कमेटी ने लोगों ने बुलाया है आपको, क्या आप बन सकते हैं? मैंने कहा ठीक है। तो उनके साथ में आया, शायद यही बैठा हुआ था, सब लोग बैठे हुए थे। सबसे कहें कि ऐसे सब लोग चाहते हैं कि इसका मैनेजमेंट कमेटी के आप प्रेसिडेंट बने। तो ऑर्थोपेडिक सर्जन वो तो हड्डी शरीर ये सब लेकर काम करता है। एक स्कूल में तो उसका मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट बनना कुछ बहुत अच्छा सा काम करना पड़ेगा, या मैं कर पाऊंगा इसी दोनों के बीच में। मैंने कहा ठीक है, अगर आप सोचते हैं ना। तो यहाँ आने के बाद मुझे पता चला ईश्वर ने अनजाने में मुझे एक ऐसा जगह भेज दिया जो एक ऐतिहासिक है। अगर मैं ना करता तो बड़ा करता। आज ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ बैठने की योग्यता भी इसलिए मिली। साथ ही मैं मैनेजमेंट कमेटी का प्रेसिडेंट।
डॉक्टर पिछले जी कुछ कुछ बात लिखे हैं अपने इस मकान के बारे में, जहाँ उनका मकान था यही पीछे राय पड़े हुए हैं, यहीं से पढ़कर वो पास किए थे पटना कॉलेजियट से। उसके बाद यहाँ से पास करने के बाद वो कलकत्ता में आगे पढ़ाई के लिए गए थे। उन्होंने लिखा है कि उस वक्त इस मकान में केवल 3 कमरे हुआ करते थे। एक कमरे उनके माँ की पिताजी के लिए थे, एक कमरे में सब भाई बहन 5 आदमी रहते थे, और एक कमरा अलग से था कोई अतिथि आने से उनको। अघोर कामिनी देवी का आदत था हर शाम को उनकी बकी गाड़ी, एक बकी गाड़ी, बकी जो 2 घोड़ा लगाया हुआ गाड़ी मौकिया, वो शाम को निकलती थी। अगर रास्ते में कोई बीमार आदमी मिल गया, कोई रास्ता में पड़ा हुआ मिल गया, कोई रोते हुए मिल गया, उसे उठा के दिया, और उसके लिए वो तीसरा रूम दिया जाता था। कभी कभी वो लिखते हैं उस किताब में कि कभी कभी हम लोगों को उनके साथ में रहना पड़ता था, क्योंकि उनके साथ लोग मिल जाते थे रास्ते के किनारे। तो ये आदत था अघोर कामिनी देवी। मैं सोचता हूँ डॉक्टर बिस्मिल्लाह जो इतने बड़े पॉलिटिशियन बने, शायद उसके पीछे उनके नाम का सिखाई दी बात ही रही। इससे सिर्फ यह लगा कि जो ऐतिहासिक किसी ने इतिहास में ऊपर बैठ कर सोचा होगा डॉक्टर दिलीप सिन्हा को थोड़ा दी जाए, इसी के आशीर्वाद से शायद मैं माइनॉरिटी कमीशन यहाँ स्कूल का मैनेजमेंट कमिटी, इस स्कूल में मैट्रिकुलेशन तक पढ़ाई जाती थी, मैट्रिक। लेकिन दुख की बात यह है शायद कुछ कारणों से एकाएक सरकार को लगा ये जितना मकान बनाया हुआ है ये सफिशिएंट है नहीं एक स्कूल में मैट्रिक तक पढ़ाने के लिए, और किसी और किसी कारण से स्कूल पढ़ाई को क्लास 8 तक ही कर दिया गया। इसलिए अभी हमारे जितने बच्चे हैं वो क्लास 8 तक ही पढ़ सकते हैं। मैट्रिक की पढ़ाई क्यों बंद हो गई, सरकार क्यों बंद कर दी पता नहीं। हमारी स्कूल की तरफ से हम लोगों ने सरकार के पास बार बार गए हैं, उन्हें कहे कि जब पढ़ाई हो रही थी इतने लोग फर्स्ट डिवीजन से पास कर रहे थे, आपके 9 बैच वहां से पास करके आप एकाएक क्यों बंद कर दिए। सरकार भी चुप है, हम तो चुप नहीं है, बातचीत बार बार कर रहे हैं। लेकिन ये एक बात शायद आज के लिए इस बात को कहना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं प्रेसिडेंट होने के कारण मुझे लगा, अध्यक्ष होने के कारण, कि मैं इस बात को आप तक भी पहुंचा दूं। इस विद्यालय में अघोर कामिनी देवी के लिए ये विद्यालय बना, शायद पहला स्कूल था ये। आज स्कूल से बना हुआ जो स्कूल है वो तो बिहार का सबसे बड़ा स्कूल है लड़कियों का। लेकिन ये स्कूल जहां से ये बात शुरू हुई, जहां से वो स्कूल बनी बाहर जाके गंगा किनारे इतना सुंदर वो जगह पर है, आज सबसे बड़ी स्कूल है बिहार। ये स्कूल की हालत दिनों दिन अच्छे से बदतर नहीं बोलना चाहिए, बदतर से बदतर। अगर अघोर कामिनी देवी के कहानी सुनकर और विद्युत को नमस्कार करते हुए मुझे आप सबसे अनुरोध है कि अगर हमारे विद्यालय को पुरानी जगह पर लौटाने के लिए आप लोगों की सहायता करें। बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष हमारा बिजनेस से कुछ कहना चाहते तो आप साथ हैं। अध्यक्षीय भाषण के बाद बोलना सही नहीं माना जाता है, लेकिन मैं एक रिएक्ट करूंगा आपकी बात। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर था मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता था NIT में। नीतीश कुमार मेरे छात्र रहे थे। 1 तारीख को उनसे मुलाकात होनी है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसकी डिमांड कितना रुपया चाहिए इसको आप एक मुझे बना के दे दें चिट्ठी, और मैं 90% ये तय है कि वो हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये किताब अभी से हम सबके लिए उपलब्ध है। इसकी कीमत 100 रुपए रखी गई है, तो आप सब कीमत पर आ जाए सहयोग, ताकि आगे भी कर रहे हैं
इस किताब की 500 प्रतियां छपी है। 500 में से 50 मैंने अपने लिए रखा है लोगों को देने के लिए, जो कि दिया गया। बाकी 400 450 को स्कूल को दिया हुआ है। जो भी बिकेगा उसका पैसा स्कूल के ही फंड में जाएगा। ताकि इस तरह का काम और होता रहे और इसके बहाने हम स्कूल से हमारा और आपका सबका जुड़ाव हो, आपका आना जाना हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे आयोजन के लिए। मैं अपने सभी अतिथियों को बधाई देता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। आज के इस विशेष कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर कैप्टन कुमार सिन्हा, लेखक कवि श्री विद्युत कुमार पाल सर और बाकी सभी गुणीजनों को मेरा सादर प्रणाम। और विद्युत पाल जी को मेरा स्पेशल धन्यवाद। मैं सर, उन्होंने ऐसे महान महिला को लेकर लिखे हैं ये किताब, जिनको हम लोग बहुत कम ही जानते हैं, लेकिन इनके किताब से हम लोग को बहुत जानकारी मिला और वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन, एक आदर्श है। और यहाँ आप सभी जो अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ उपस्थित रहे और इस कार्यक्रम को सफल किए हैं, हम लोगों को प्रोत्साहन दिए हैं, इसके लिए हम आप सबके आभारी हैं और हम दिल से आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं।